हेलो स्टूडेंट्स। तो आप बताइए, कभी आपको टाइफाइड फीवर या किसी को फैमिली में टाइफाइड फीवर हुआ है, मलेरिया हुआ है, कभी को किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देते होंगे, कौन सी मेडिसिन देते होंगे, कुछ पता है हमको? कोई आइडिया नहीं। पर आज हम जानेंगे इस चैप्टर में, कभी ग्वाइटर देखा है डिजीज? कौन सा हार्मोन, किस हार्मोन की कमी से होता है, क्या कौन सा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होता है? तो हम बात करते हैं क्लोरामफेनिकॉल एंटीबायोटिक होती है जो यूज होती है किसमें? टाइफाइड फीवर में। क्लोरोक्विन जो यूज होती है किसमें? मलेरिया में। हेलोथेन जो यूज होता है किसमें? एनेस्थीसिया के तौर पे। और इसके अलावा ग्वाइटर में किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन, जो कि मेनली कौन सा एलिमेंट उसमें होता है? आयोडीन। कुछ आइडिया लगा? क्लोरोक्विन, क्लोरमफेनिकॉल, आयोडीन, यानी कि हम बात कर रहे हैं हैलोजन से रिलेटेड चैप्टर की क्लास 12th में, दैट इज हैलो एल्केन हैलोरीन, जिसका वेटेज कितना है? 6 से 7 मार्क्स में कम से कम आता है चैप्टर। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इस चैप्टर को। अगर आप बने रहेंगे मास्टर जी के साथ तो ये 6 से 7 मार्क्स बहुत आसानी से आपके होने वाले हैं। तो हैलो एल्केन हैलोरीन में हमने बात करी कि ये क्यों जरूरी है पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में, मेडिकल लाइफ में क्या होते हैं? यूज होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इन कंपाउंड्स को कैटेगराइज कैसे करते हैं, तो कैटेगराइज कैसे करते हैं लोगों को? मान लिया आपके घर में 4 लोग हों, 10 लोग हों, कैसे कैटेगराइज करेंगे आप उनको? कोई ना कोई क्राइटेरिया रखेंगे। क्या क्राइटेरिया? आप एज क्राइटेरिया रख सकते हैं, जेंडर क्राइटेरिया रख सकते हैं, हैबिट क्राइटेरिया रख सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर में, हैलो एल्केन हैलोरीन में, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलोरीन। तो पहला क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है कि आपके कंपाउंड में कितने हैलोजन लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यह है कि आपके कंपाउंड में एक हैलोजन लग सकता है, तो हम उसको बोलते हैं मोनोहैलो कंपाउंड। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा इसमें टाइम खर्च नहीं करने वाले हैं। मोनोहैलो कंपाउंड का मतलब जिसमें एक ही हैलोजन लगा होगा, कोई सा भी आपका हैलोजन लग सकता है, जैसे ये क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, ये क्लोरोसाइक्लोपेंटेन हो गया। डाईहैलो कंपाउंड का मतलब है कि जिसमें कितने हैलोजन लगे होंगे? जिसमें 2 हैलोजन लगे होंगे। ठीक है, इसमें 2 स्पेसिफिक कैटेगरीज हमको पढ़नी है, जिसको हम बोलते हैं जेमिनल और विसिनल। जेमिनल का मतलब क्या है? अगर सेम कार्बन पे 2 सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो हम उसको बोलते हैं जेमिनल। और अगर एडजेसेंट कार्बन पे एक के बगल में एक पड़ोसी, ठीक है, विसिनल जो है वर्ड विसिनिटी से निकला हुआ है। विसिनिटी का मतलब पड़ोस या पड़ोसी जो आपका है। ठीक है, तो इसमें डाईहैलो कंपाउंड में 2 कैटेगरी हैं, जेमिनल और विसिनल। जेमिनल का मतलब है एक ही कार्बन पे, सेम कार्बन पे आपके दोनों हैलोजन लगे हों, वो चाहे टर्मिनल का कार्बन हो चाहे मिड का कार्बन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विसिनल का मतलब है एडजेसेंट कार्बन पे। ठीक है, ये आपका ठीक है। जनरली जो जेमिनल अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जेमिनल अल्काइल हैलाइड्स के जो कॉमन नेम हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एल्काइलिडीन। इसका कोई कॉमन नेम होता है वो एल्काइलिडीन, जैसे इसका मैं नाम लिखूंगा इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, और जो विसिनल कंपाउंड्स होते हैं इनके नेम के लिए कॉमन नेम, कॉमन पैटर्न क्या है कि इनको हम लिखते हैं एल्काइलिन। जैसे मैंने अगर लिखा इथाइलिन डाइक्लोराइड तो इथाइलिन विसिनल को इंडिकेट करेगा, और मैं अगर बोलूंगा इथाइलिडीन डाइहैलाइड या डाइक्लोराइड तो वो जेमिनल को इंडिकेट करेगा। ये कॉमन नेम है, कॉमन पैटर्निंग है। ठीक है, तो डाई हैलो कंपाउंड्स हो सकते हैं। अगर 3 हैलोजन लगा है तो वो ट्राई हैलो कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, ट्राई हैलो कंपाउंड्स में तुमने सुना होगा क्लोरोफॉर्म, है नहीं? क्लोरोफॉर्म लिक्विड को रुमाल में लगा के किसी आदमी की नाक में लगा दो तो बेहोश हो जाएगा। ज्यादा लगा दिया तुमने तो आत्मा मिल जाएगी परमात्मा से। तो ये आपका क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म आगे हम पढ़ेंगे कि क्लोरोफॉर्म क्या करता है, फॉस्जीन बना लेता है, पॉइजनस गैस बनाता है। ठीक है, आयोडोफॉर्म हो गया, CH3 आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म येलो रंग का एक कंपाउंड होता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे हम। तो ये कुछ ट्राई हेलो। इसके अलावा टेट्रा हेलो कंपाउंड। टेट्रा हेलो का मतलब है कितने हेलोजन लगे होंगे? 4 हेलोजन लगे होंगे, टेट्रा हेलो कंपाउंड्स।
जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेम कार्बन पे चारों हैलोजन लगे हों या अलग अलग डिस्टिंक्ट कार्बन पे भी लगे हों, हम उसको टेट्रा की ही कैटेगरी में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आप ध्यान रखेंगे। जेमिनल विसिनल हमने बात करी। जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे दो सेम हैलोजन, विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे, पड़ोसी कार्बन पे लगातार दो कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। जैसे हम इसको जेमिनल डाईहैलाइड बोलेंगे अगर दो हैलोजन लगे होंगे, अगर दो एल्कोहल लगे होंगे तो जेमिनल डाईऑल बोलेंगे, जेमिनल डाईअमाइन हो सकते हैं, सिमिलर विसिनल डाईहैलाइड्स, विसिनल डाई एल्कोहल्स। ठीक है, डाईऑल डाईअमाइंस इस तरीके से। इसके बाद में अब दूसरा जो है वो क्लासिफिकेशन का तरीका क्या है, यानी कि एक क्लासिफिकेशन का था कितने हैलोजन लगे, दूसरा क्लासिफिकेशन का तरीका है कि जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन समझते हैं, हैलोजन, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जिन का मतलब होता है जो जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हम इनको बोलते हैं हैलोजन। तो ये हैलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसे फिलहाल इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, हमने पहले भी बात करी थी, हम बात कर चुके हैं कि कार्बन ने अगर 4 सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 हो जाएगा। इसके अलावा जो है कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रखा है, इस पे हैलोजन लगा है, यानी कि जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, या जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, तो हम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम पहला केस लेते हैं कि जब हैलोजन कंटेनिंग कार्बन, यानी कि जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है वो खुद कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब इसमें एक कैटेगरी आती है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एल्केन है और एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो एल्काइल हो जाता है, मीथेन से मिथाइल हो जाता है, इथेन से इथाइल हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन हट के और उसकी जगह पे एक हैलोजन लगा देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है, एल्काइल। पहले तो हाइड्रोजन हटने से एल्काइल बनेगा और हैलोजन लगा देंगे तो एल्काइल क्या बन जाएगा, हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये एल्काइल हैलाइड हो गया। अब इसमें एल्काइल मतलब एल्काइल हैलाइड में सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि वो एल्केन है, एल्केन सैचुरेटेड कार्बन होता है। ठीक है, सारे sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो एल्काइल हैलाइड में जैसे ये वाला कंपाउंड भी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ब्रोमोब्यूटेन, ये वाला कंपाउंड भी एल्काइल हैलाइड है और ये वाला कंपाउंड भी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड के अंदर में अगर हम क्लासिफाई करें उस कार्बन को जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, तो ये आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। प्राइमरी क्यों कहा गया, जिस कार्बन की बात हो रही है, जिस कार्बन पे Br जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट एक कार्बन या एक कार्बन की चेन कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप कार्बन काउंट कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इससे डायरेक्ट यही कार्बन जुड़ा हुआ ये है। तो अगर इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री है, प्राइमरी है। और अगर इस कार्बन से, जिस कार्बन पे Br जुड़ा हुआ इससे डायरेक्टली 2 कार्बन के एटम जुड़े हुए हैं तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। और जिस कार्बन की मैं बात कर रहा हूं उससे 3 कार्बन या 3 कार्बन की चेन भी हो, ठीक है, तो वो आपका प्राइमरी ही माना। ठीक है, तो ये टर्शियरी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो या एक कार्बन की पूरी पूरी चेन जुड़ी हो, एल्काइल ग्रुप पूरा जुड़ा हो, वो प्राइमरी कहा जाएगा। ठीक है, लेमैन टर्म में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप CH2 से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री होगा, CH से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री होगा, C लिखा हुआ है तो वो 3 डिग्री होगा। ठीक है, ये लेमैन टर्म में हम इसको समझने का आइडिया जुगाड़ बना सकते हैं कि यानी कि एल्काइल हैलाइड या कोई भी हैलाइड जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इस तरीके से कैटेगराइज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। दूसरा जो है इसमें आता है सेकेंड वन कि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है और उसके पीछे वाले सारे कार्बन क्या थे, सिंगल बॉन्डेड थे, sp3 हाइब्रिडाइज थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दूसरा एक आता है एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड क्या होता है, एलाइल हैलाइड होता है कि आप जिस कार्बन की बात कर रहे हैं, जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है
जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ, ये खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन उसके जस्ट बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है, ठीक है, sp3 हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन उसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, या फिर पलट के कहें कि डबल बॉन्डेड है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, एलाइल मींस अगर मैं कहूं एलाइलिक कार्बन, तो मतलब मैं उस कार्बन की बात कर रहा हूं जो डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन होगा। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग कि आपको एलाइलिक कार्बन, जैसे एलाइलिक कार्बन कोई पूछे इसमें से कौन सा है, तो ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के जस्ट बाद में कार्बन है, तो ये एलाइल हैलाइड बोलते हैं अगर एलाइलिक कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें तीसरा आता है थर्ड, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में ही बात करें, बेंजाइल हैलाइड। ठीक, बेंजाइल हैलाइड, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। जैसे ये इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, टोलुइन होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टोलुइन। ठीक है, तो टोलुइन से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, टोलुइन से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा CH3 ग्रुप से, मिथाइल ग्रुप से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये CH2, एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, जो किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ या किसी ग्रुप के साथ क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। तो ये जो रेडिकल बना ना, हम इसको बोलते हैं बेंजाइल। हम इसको क्या बोलते हैं, दो हाइड्रोजन हटा दिए, तो ये जो रेडिकल क्रिएट होगा, ये रेडिकल क्या हो जाएगा भाई, ऐसे लिख सकता हूं मैं, CH लिख सकता हूं, तीन में से दो हाइड्रोजन निकल गया, CH बचा, तो ये जो रेडिकल डेवलप हुआ इसको हम बोलते हैं बेंजल। बेंजल वर्ड एक बार एनसीईआरटी में यूज हुआ है, बेंजल क्लोराइड। जैसे बेंजल क्लोराइड अगर मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका ऐसा बनेगा। ठीक, और अगर तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो जो रेडिकल क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजिल या बेंजल एंड बेंजो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेंजो। तो ये आपका, अगर यहाँ पे आपने एक Cl लगा दिया तो हम बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे, अगर आपने यहाँ एक OH लगा दिया तो हम बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे, आपने गली का कुत्ता पकड़ के यहाँ लगा दिया तो बेंजाइल कुत्ता हो जाएगा ये। ठीक है, मीन्स व्हाट की जो भी ग्रुप आप लगाएंगे वो बेंजाइल से क्या हो जाएगा, आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो ग्रुप लगा देंगे सेम तो बेंजल क्लोराइड हो जाएगा, बेंजल ब्रोमाइड हो जाएगा, इस तरीके से। तो बेंजाइल हैलाइड, हम अपने वापस कैटेगरी पे आ जाते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं, कि हम बात कर रहे थे जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिंगल बॉन्ड, लेकिन वो कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग बेंजीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि वो कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, हम उस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और अगर बेंजाइलिक कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। इसमें डिग्री आप चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ एक कार्बन लग जाएगा तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, दोनों साइड लग जाएंगे तो टर्शियरी हो जाएगा। ठीक है, कंसिडरिंग दिस आल्सो, तो ये ध्यान रखेंगे, बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा ये क्या कहा जाता है, बेंजाइल हैलाइड। जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन बेंजीन रिंग से इन्वॉल्व है, या बेंजीन रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है उस कार्बन से जो हैलोजन को कंटेन करती है। इसके अलावा आप प्रोपार्जिल हैलाइड, ठीक है, कहीं बुक्स में पढ़ेंगे प्रोपार्जिल हैलाइड मिल जाएगा, एलिसाइक्लिक मिल जाएगा, पर हम उनको अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन से सच ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है आपसे, बहुत ज़्यादा डीप डिटेलिंग। ठीक है, तो ये अभी मैं प्रोपार्जिल और एलिसाइक्लिक इग्नोर कर रहा हूँ। अब बात आती है, यानी कि ये तीन हमने पढ़े कि अगर आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो आपको एक पढ़ना है मेनली एल्काइल हैलाइड, दूसरा पढ़ना है बेंजाइल जिसमें हमने बेंजल और बेंजो भी पढ़ा, और तीसरा हमने पढ़ना है एलाइल। अब बात आती है कि अगर कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है ये कार्बन आपका क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये खुद डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें पहली कैटेगरी एक आती है विनाइल हैलाइड, क्या आती है, विनाइल हैलाइड। ठीक है, विनाइल हैलाइड क्या होता है कि जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो खुद आपका क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो खुद क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ये हमने नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट में किया। ठीक है, जैसे ये जो अगर आपसे कहीं विनाइल क्लोराइड लिखा मिलता है तो उसका सबसे छोटा और सबसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो मिलेगा वो मिलेगा क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन,
इथीन। तुमने पीवीसी की पाइप्स देखी होंगी, ठीक है, पीवीसी की पाइप्स जो है वाटर वायरिंग में या ठीक है इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज होती हैं। तो वो क्या होता है, पीवीसी का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, बहुत सारी विनाइल क्लोराइड मिलके क्या बनाती हैं, पीवीसी बनाती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाती हैं, ठीक है। ये बहुत सारी मॉलिक्यूल्स मिलके, जैसे बहुत सारे इथीन मिलके पॉलीथीन बनाते हैं, वैसे बहुत सारे विनाइल क्लोराइड मिलके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं, पीवीसी बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका विनाइल हैलाइड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसमें दूसरा एक पॉइंट है, दूसरा टॉपिक है, मतलब ठीक है, जब आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, इसमें आपका आता है एराइल हैलाइड, ठीक है। एराइल वर्ड जो होता है वो एरोमेटिक के लिए यूज होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक है, कि प्लेनरिटी होनी चाहिए और 4n+2 पाई हकल रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए और ये सारी बातें। तो एराइल हैलाइड में क्या होता है कि आपका हैलोजन एरोमेटिक रिंग यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या होगा, जुड़ा होगा। ये जो बेंजीन का कार्बन है, अभी 12th तक सिलेबस में जब मैं एराइल बोलूंगा तो आपको बेंजीन समझना है। तो ये आपका कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एराइल है, ठीक है। तो मेनली मोटा मोटी आपका यही क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कौन कौन सा, sp3 में अल्काइल बेंजाइल एलाइल, और sp2 में आपके पास मिलेंगे विनाइल और एराइल, ठीक है। बोर्ड्स में एक आध दो बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। क्या पूछा गया है, जैसे उसमें ये एग्जांपल पूछा गया है बोर्ड्स में कि आप बताइए कि इसमें कौन सा एलाइल है और कौन सा विनाइल है, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, एलाइल और विनाइल, ठीक है। एलाइल कार्बन क्या बताया था, डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं उन कार्बन्स के जस्ट बाद वाला कार्बन, यानी कि इस कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन, या तो ये और या फिर ये, इन दोनों में से कोई सा भी कार्बन, इन दोनों कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों कार्बन को हम बोल सकते हैं एलाइलिक कार्बन। और इस कार्बन से क्या जुड़ गया है, हमारा ब्रोमीन जुड़ गया, ठीक है। तो ये एलाइलिक कार्बन, ये एलाइल हैलाइड हो गया। विनाइलिक कार्बन क्या होते हैं, या विनाइल हैलाइड क्या बोला था कि जो डायरेक्ट डबल बॉन्डेड, वो कार्बन जिन्होंने डबल बॉन्ड बना रखा है, इफ halogen is connecting directly with that carbon then we call it vinyl halide। तो ये आपका किस कैटेगरी में जाएगा, विनाइल, और ये आपका किस कैटेगरी में जाएगा, एलाइल, ठीक है। बेंजाइल और एराइल में कंफ्यूज नहीं होंगे। बेंजाइल का मतलब है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस कार्बन की बात कर रहे हैं जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है। जब मैं एराइल बोलूंगा या एरोमेटिक कार्बन बोलूंगा, इसका मतलब मैं बेंजीन में जो C6H6 होता है उसमें जो 6 कार्बन है उनके किसी कार्बन से बात करूं। तो बेंजाइलिक कार्बन एक 7वां कार्बन है बेंजीन के अलावा, और एराइल कार्बन या एरोमेटिक रिंग की अगर मैं कार्बन की बात करूंगा तो वो बेंजीन के उन 6 कार्बन की बात कर रहा है, ठीक है। तो बेंजाइल और एराइल में कंफ्यूज नहीं होंगे और एलाइल और विनाइल में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये था आपका क्लासिफिकेशन का पार्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, जो कि हम बेसिक लेवल पे कर चुके हैं। हम एक दो एग्जाम्पल, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे आप बेसिक इनका नाम बताइए कि CH2 CH2 या, ठीक है, ताकि एक दो बेसिक्स जो पॉइंट हैं वो हम सीख जाएं। ठीक है, तो इसका नाम देखते हैं। इसमें कितने कार्बन है, कितने कार्बन भाई, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिख देंगे, प्रो। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है, एक सिंगल है लेकिन एक बॉन्ड क्या है, डबल है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिख देते हैं, इन, ठीक। और क्या दिख रहा है हमें, Br दिख रहा है एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो हम क्या लिख देंगे, ब्रोमो, ठीक है। अब इनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, क्योंकि 3 कार्बन में आपको एड्रेस बताना पड़ेगा। मान लिया किसी सोसाइटी में 3 घर हैं, तो हमको एड्रेस देना पड़ेगा ना, मकान नंबर 1 2 3 की किस पे जाओगे, नहीं तो आप तीनों घर में जाओगे, दरवाजा खटखटाओगे कि भाई फला आदमी है नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि अब बात यह है कि प्रायोरिटी किसकी है, ब्रोमो की या इन की। तो लेमन टर्म में अगर मैं बताऊं, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो बाद में लिखा गया होगा, ठीक है। जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो चीफ गेस्ट बाद में आते हैं, अपन ताली बजाने के लिए पहले बैठे रहते हैं वहां पे, ठीक है। तो जो बाद में आ रहा होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें इन की प्रायोरिटी ज्यादा है और ब्रोमो की प्रायोरिटी कम है, क्योंकि वो प्रीफिक्स में लिखा गया है, ठीक है फंक्शनल ग्रुप और प्रीफिक्स में लिखा गया है, इसलिए इज्जत क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे इस साइड से, तो इन जिधर से पास पड़ेगा उधर से करेंगे, यानी कि यहाँ से मैं नंबरिंग करूंगा यहाँ,
तो ब्रोमो कहाँ पे चला जाएगा? 3 पे। और इन कहाँ जाएगा? 1 पे। 1 अगर आप लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 मान लिया जाएगा। ठीक है, इसकी नेमिंग बताइए, कितने कार्बन है? 4 है। 4 के लिए क्या लिख दूंगा मैं? ब्यूट। डबल बॉन्ड दिख रहा है मेरे को तो और क्या लिख दूंगा? इन। Br दिख रहा है तो मैं और क्या लिख दूंगा? ब्रोमो। फिर से वही बात, प्रायोरिटी किसकी आता है? इन की। तो नंबरिंग किधर से करूंगा? जिधर से इन पास पड़े। पर यहां तो इन दोनों साइड से सेम पोजीशन पे, इधर भी सेकंड पे, और अगर मैं इधर से भी काउंटिंग करूं तो डबल बॉन्ड कहां पे पड़ रहा है? सेकंड पे। तो जब दोनों साइड से इन की पोजीशन सेम है तो फिर मैं इन पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि इन दोनों साइड से सेम है। तो अब मैं किसको ध्यान दूंगा? ब्रोमो को ध्यान दूंगा, कि ब्रोमो किधर से पड़ रहा है, तो ब्रोमो इधर से पास पड़ रहा है 1 से। भाई जब इन की पोजीशन दोनों साइड, जैसे पिछली बार क्या था, यहां से अगर काउंट करता तो डबल बॉन्ड 2 पे पड़ता, और यहां से काउंट करता तो 1 पे पड़ता, तो वहां पे पोजीशन में वेरिएशन थी, यहां पे पोजीशन में वेरिएशन नहीं है। तो फिर इन को फिर छोड़ के हम फिर ब्रोमो पे जाएंगे, तो ब्रोमो चला जाएगा 1 ब्रोमो, ब्यूट 2 इन। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमो और ब्यूट के बीच में बहुत स्पेस नहीं देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये जनरल चीजें हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल है। ठीक है, छोटा सा कंपाउंड है, बड़ा सा नाम है। इसके अलावा जो है आप इसका नाम लिखिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये 3 कंपाउंड की आप नेमिंग करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में मुझे लग रहा है मैंने नॉमेनक्लेचर में आपको आइसो नियो, ठीक है, आइसो सेक ये सब पढ़ा दिया था, तो आप वहाँ से ठीक है कुछ कंपाउंड्स के नेम जैसे आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा या बोर्ड्स में क्वेश्चन में मिल जाएगा कि 4 ब्रोमो या 1 ब्रोमो बेंजीन, सेक ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सेक ब्यूटाइल कैसे बनता है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर नहीं तो आप कमेंट करिएगा तो मैं फिर से उसको डिटेलिंग कर दूंगा। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में अभी तक जो नॉर्मल आपकी एल्केन एल्कीन के रूल्स चलते थे वही रूल्स चलेंगे, बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे हैलोजन से ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड सफिक्स में लिखे जा रहे हैं और हैलोजन जो है वो प्रीफिक्स में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म, इस चैप्टर में आइसोमेरिज्म में क्या है कि सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल के अंडर में ये चैप्टर जो फॉलो करेगा वो चेन फॉलो करेगा। और दूसरा कौन सा आइसोमेरिज्म में शो कर सकता है? पोजिशनल शो कर सकता है। ठीक है, स्टीरियो में हम आगे पढ़ेंगे, इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये ऑप्टिकल शो करेगा। ठीक है, उसमें भी डेक्स्ट्रोल है वो, तो ये हो सकता है कि आपको ना पता हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में है। स्ट्रक्चरल में चेन और पोजिशनल। ठीक है, चेन का मतलब है कि आप 4 कार्बन की चेन लीजिए, 3 कार्बन की चेन बना दीजिए, चौथे को ब्रांच कर दीजिए, या 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो उसमें ब्रोमो की या फंक्शनल ग्रुप की क्या चेंज हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजिशनल आइसोमर हो जाएंगे। तो यहां से हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? सब बोर्ड में आ गया क्वेश्चन कि एक कंपाउंड है C4H9Br और इसका हमें वो पर्टिकुलर आइसोमर चाहिए जो डिकोड करके तुम्हें पता चलेगा कि ये सेकेंडरी वाला है। ठीक है, तो C4H9Br के 4 आइसोमर बनते हैं और ये बोर्ड्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आए हैं। ठीक है, तो जैसे एक तो कार्बन, एक तो आइसोमेरिज्म आप बनाएंगे कि भाई CH3 CH2 और CH2Br 1 ब्रोमोब्यूटेन। दूसरा आप इसमें बिना चेन को चेंज किए ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जिसको हम सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं, सेकेंडरी। ठीक, तीसरा हो सकता है कि नहीं मैं चेन प्राइम एल्काइल ग्रुप जो है वो प्राइमरी रखूंगा लेकिन चेन चेंज कर दूंगा, जैसे यहाँ पे ये आपका प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी था, ये भी प्राइमरी है। ठीक है, लेकिन इसमें चेन चेंज है, ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड पोजिशनल आइसोमर्स हैं। इसी में इसी सेम चेन को रखते हुए हम Br की पोजीशन फिर से चेंज कर दें, यानी कि प्राइमरी वाले कार्बन पे से हटा करके टर्शरी वाले कार्बन पे अगर Br लगा दें,
तो ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको कॉमन नेम में। ये आपका सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, ये टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो ये 4 आइसोमर बनते हैं। इसके 4 आइसोमर तुमको पता होने चाहिए, क्योंकि तुमसे ये इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अलग अलग रिएक्शन में इनकी अलग अलग रिएक्टिविटी होगी, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि तो इसके 4 आइसोमर बनते हैं, ठीक है। 2 बनते हैं 1 डिग्री के, एक 2 डिग्री का और 3 डिग्री, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में बहुत ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना है हैलो एल्केन हैलो एरीन चैप्टर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अब खेल शुरू होता है असली वाला, वो शुरू होता है कि जो हैलो एल्केन है ये प्रिपेयर कैसे होता है, प्रिपरेशन, ठीक है। बॉन्ड नेचर कार्बन और हैलोजन का, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि ये बनेंगे कैसे। तो भैया कैसे बनाएंगे हम हैलो एल्केन को, ठीक है। दारू जानते हैं, सॉरी एल्कोहल जानते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल से बनाएंगे हम। एल्कोहल जो है वो उससे कुछ काम की चीज़ बना लेते हैं। एल्कोहल जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो एल्कोहल तुम समझ रहे हो ना, वो दोनों अलग अलग है। तो आप एल्कोहल वही समझिएगा 100% इथेनॉल मिथेनॉल जो भी मैं कंपाउंड का नाम बताऊंगा। तो हम अपने कोर टॉपिक पे आ गए, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स, ठीक है। किससे बना रहे हैं हम? फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल में मजा आ गया होगा नहीं, चलो बढ़िया कुछ चीज बना रहे हैं। घर पे मत बनाने लग जाना कि एक मतलब कि इथेनॉल लेके टेस्ट ट्यूब में और हम उससे बनाने लग जाएं। तो देखो भाई, ये है तुम्हारा एल्कोहल, ठीक है। और बनाना क्या है हमको? हैलो एल्केन, हैलोजन। तो एक तो दिमाग में आ रहा होगा क्या, सर एल्कोहल लो और क्लोरीन गैस पास कर दो तो वो अब लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स हो सकता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पर मैं ज़्यादातर बताऊँ, ज़्यादातर रिएक्टिविटी जो मॉडरेट रिएक्टिविटी होती है वो क्लोरीन और ब्रोमीन की होती है। कुछ मामले में आयोडीन के कंपाउंड से आयोडीन मॉलिक्यूल रिएक्टिव हो सकता है, आयोडीन मॉलिक्यूल नहीं, आयोडीन के कंपाउंड। कुछ मामले में फ्लोरीन के कंपाउंड्स कम रिएक्टिव हो सकते हैं, या फ्लोरीन गैस या खुद ज़्यादा रिएक्टिव हो सकती है। तो ज़्यादातर जो सेफर साइड है वो क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड्स की प्रिपरेशन है। तो आपने अल्कोहल लिया, इथेनॉल लिया और उसमें क्लोरीन गैस डाल दी, तुमने क्लोरीन गैस पटक दी उसमें और वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा उसमें। या तुमने कहा कि अल्कोहल है, इथेनॉल है और लोग उसमें नमक घोल दूं, नमक में NaCl होगा तो Cl - OH को रिप्लेस कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यानी कि अगर मैं डायरेक्ट हैलोजन पास करूं इसमें, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट हैलोजन पास करूं इसमें या कोई सॉल्ट लूं NaCl NaBr, तो ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो NaX का Na+ और X- है, ये X- में इतनी क्षमता नहीं है कि वो OH- को रिप्लेस कर सके, क्योंकि X- वीकर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू OH-। या मैं पलट के कहूं कि OH- पुअर लीविंग ग्रुप है, वो अनस्टेबल रहेगा क्लोराइड आयन के कंपेरिजन में, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर किसी, मान लिया कि मैं किसी स्कूल में टीचर हूं, तो मैं प्रिंसिपल मैम को नहीं कह सकता कि मैम आप हट जाओ मैं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा हायरार्की में ऊपर है या ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। लेकिन अपन जुगाड़ लगा सकते हैं। कैसे जुगाड़ लगा सकते हैं? हम कहते हैं कि मैम आपको डायरेक्टर मैम बुला रही हैं, तो वो चली जाएंगी, तो फिर अपन वहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने ये देख लिया कि भाई X-, Cl-, Br- वो नहीं कैपेबल है OH को रिप्लेस करने में, तो हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे जिससे कि OH आसानी से क्या हो जाए, हट जाए, ठीक है। या मान लिया मुझे प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठना है, मुझे प्रिंसिपल बनना है, तो प्रिंसिपल हमको कुछ ऑफर कर दूं कि भाई आपको फला स्कूल का जो है डायरेक्टर बनाया जा रहा है, तो वो चली जाएंगी, मैं उधर बैठ जाऊंगा। तो हम OH- को कंफर्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। हम कोई एसिड लेंगे, ठीक है, HCl ले सकते हैं या H2SO4 ले सकते हैं, ठीक है, जो H+ दे दे। तो H+ इस OH के साथ मिलके, ठीक है, अगर मैं बहुत लेमन टर्म में बताऊं कि ये H+ इस OH- के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ठीक है। ये आपका लोन पेयर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और अल्टीमेटली ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि हमने H+ एसिड से H+ दिया ताकि वो OH- को एक स्टेबल और बेटर लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दे, H2O में कन्वर्ट कर दे, H2O आसानी से हट जाएगा। अब इस R+ में, कार्बोकैटायन में, हम जो हैलोजन ऐड करना है हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो मतलब पहले OH को H+ दे करके H2O बना के हम हटाएंगे और फिर उसकी जगह पे हैलोजन क्या कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो ये R+ है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है, और कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री। ठीक है, ऐसे समझ लो इसको कि ये कोई कार्बन है और ये आपका OH था, ये OH माइनस H+ के साथ मिलके और छोड़ के इसको क्या हो गया, चला गया। तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको कोई छोड़ के चला गया है, ये दुखी है बेचारा, इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो गया, कम हो गया। तो इसके जो 3 दोस्त हैं, जो 3 टर्शरी है, ये 3 कार्बन की चेन जुड़ी है इससे, ये +I इफेक्ट करती है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पुश करती है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करती है। तो ये कहेंगे भाई रो मत, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम्हें छोड़ के चला गया है, थोड़ा बहुत हम तुम्हारा हेल्प कर देंगे, पूरा इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे पाएंगे पर थोड़ी बहुत तुम्हारी मदद क्या हो जाएगी, कर देंगे। तो ये 3 लोग मिलके थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा। इंस्टेड आप कि अगर 2 डिग्री हो, 2 डिग्री का मतलब इस कार्बन से केवल 2 लोग जुड़े हुए हों, तो 2 लोग अगर जुड़े होंगे, 2 लोग देंगे तो उतना स्टेबल नहीं कर पाएंगे जितना कि पहले हो गया था। ठीक है, और अगर ये 1 डिग्री होगा, यानी कि अगर इसमें एक ही कार्बन की चेन जुड़ी होगी, तो अगर एक ही ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो और कम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन सबसे बढ़िया होता है 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, फिर उसके बाद में 1 डिग्री वाला। ठीक है, माने 3 डिग्री का एल्कोहल तुरंत OH निकाल देगा, क्योंकि 3 डिग्री का एल्कोहल जो कार्बोकैटायन बनाएगा वो 3 डिग्री का बनाएगा, स्टेबल होगा। 2 डिग्री का एल्कोहल उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहेगा और 1 डिग्री वाला और घटिया रिएक्ट करने जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये अगर छोड़ के चला गया तो फिर क्या होगा कि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो जस्टिफाइड नहीं होगी, कैसे मजा आएगा उसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका एल्कोहल हो गया। ठीक है, हमने सीखा कि अगर हमें एल्कोहल लेना भी है तो सबसे बेटर एल्कोहल कौन सा होगा, 3 डिग्री का होगा, उसके बाद 2 डिग्री का और उसके बाद 1 डिग्री का। X- ने OH को रिप्लेस नहीं किया था क्योंकि वो वीकर न्यूक्लियोफाइल था और OH- पुअर लीविंग ग्रुप था। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि हमें कौन कौन सा केमिकल चाहिए, हमें चाहिए H+ और हमें चाहिए X-। ठीक है, सबसे सिंपल रिएक्शन जनरेट हो जाती है कि एल्कोहल लीजिए, HX डाल दीजिए, HX बोले तो HCl, HBr, HI। ठीक है, HF भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन होगा, OH और H, ये आपका H2O बन के निकल जाता है, R+ X- आपस में नई दुनिया बसा लेंगे, नया बॉन्ड बना लेंगे, OH- को H+ मिल गया, वो छोड़ के चला गया भाई, दूसरा H2O बन गया। अब इसमें देखो क्या होता है कि जो HF होता है ना, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल का डॉन एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच के रखता है, तो वो बॉन्ड उसका मजबूत होता है। तो HF जनरली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोरोसिव नेचर का भी होता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। HI इसमें सबसे बढ़िया एसिड है, क्योंकि आयोडीन बड़ा एटम है, ये तुरंत बॉन्ड अपना तोड़ सकते हैं, ये तुरंत ब्रेकअप कर सकते हैं अपना। ठीक है, ये I- तुरंत H+ को कह देगा कि इलेक्ट्रॉन दो और फुट लो यहाँ से। ठीक है, तो H+ जो है वो यहाँ पे बहुत ईजिली ये अच्छा एसिड होता है इन सब में। ठीक है, HBr, तो HF से अच्छा HCl, HCl से अच्छा HBr और HBr से भी अच्छा कौन सा एसिड है, HI एसिड। ठीक है, अगर मैं अल्कोहल के रिएक्टिविटी की बात करूं कि इस रिएक्शन में सबसे बढ़िया, ये NCERT एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, जहां पे उसने अल्कोहल दे रखे हैं और उसने पूछा है कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि 3 डिग्री का अल्कोहल स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें HF ने तो मना कर दिया कि भाई मैं रिएक्शन नहीं करने वाला। HCl कह रहा है, रो रहा है, कह रहा है यार कि एक काम करो, ये 2 डिग्री और 1 डिग्री वाले भी कम रिएक्टिव हैं और मैं खुद भी कम रिएक्टिव हूं इस बार, तो मेरे को कैटलिस्ट दे दो। तो HCl को क्या चाहिए होता है, कैटलिस्ट चाहिए होता है। ये कौन सा कैटलिस्ट लेता है, ये लेता है ZnCl2। ठीक है, तो HCl जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, ZnCl2 के साथ, अगर एल्कोहल 1 डिग्री हो या फिर 2 डिग्री हो। क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल की ऑलरेडी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो उसको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नॉर्मल आपका HCl से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, HCl प्लस ZnCl2 को कंबाइंडली हम बोलते हैं लूकास रिएजेंट। ठीक है, लूकास रिएजेंट, और ये हम अगले चैप्टर में एल्कोहल में पढ़ेंगे इसको ज्यादा ध्यान से। ठीक है, तो HF का बॉन्ड स्ट्रांग था, टूटा नहीं, रिएक्शन मना कर दिया। HCl ने कहा कि भाई अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले एल्कोहल
ठीक है, वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो मुझे एक कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो आग लगाएगा, भड़काएगा। जैसे तुम्हारा दोस्त कह दे कि भाई मार दे, मैं देख लूँगा पीछे से, फिर वो पीछे से देखेगा और तुम पिट रहे होगे, ठीक है। तो ZnCl2 रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, जहाँ काम बातचीत से बन सकती है वहाँ मारपीट करवा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये काम है आपके कैटलिस्ट का। तो ये तो एक रिएक्शन हो गई, ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी एसिड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है कि अगर मैं अल्कोहल लूँ और मैंने सॉल्ट ले लिया, NaBr, Ki ले लिया, और तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि सिर्फ सॉल्ट, प्योर सॉल्ट रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि OH माइनस हटेगा नहीं। लेकिन मैंने कोई एसिड ले लिया, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया H2SO4, तो H2SO4 क्या देगा तुमको? H प्लस देगा, और NaBr क्या देगा? Br माइनस। तो ये मिलके HBr वाला काम, HBr वाली रिक्वायरमेंट क्या कर देंगे? फुलफिल कर देंगे। ये आपका HSO4 माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये एल्कोहल, ठीक है, यहाँ पे H प्लस OH माइनस को निकाल करके क्या बना देगा? H2O, बचा R प्लस, ठीक है। बेसिकली ये आपका OH और ये आपका H प्लस, ये H2O बन गया। R प्लस और Br माइनस वापस से क्या बना देंगे? RBr, और ये Na प्लस और HSO4 माइनस, ये आपस में मिलके आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये आपका हेलो अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। यानी कि अगर मुझे डायरेक्ट HCl HBr नहीं यूज करना है तो मैं सॉल्ट यूज कर सकता हूं, और सॉल्ट के साथ कोई प्रोटिक एसिड जो H प्लस दे सकता हूं वैसा एसिड, ठीक है। Ki के साथ हम यूज करते हैं H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ से अगेन तुमको पता है एसिड से क्या मिल जाएगा? H प्लस, और Ki से क्या मिल जाएगा? I माइनस। ये दोनों साथ मिलके किसकी तरह काम करेंगे? HI की तरह काम करेंगे, HI की कमी को पूरा कर देंगे, H प्लस OH को हटा देगा, ये आपका लग जाएगा Ri प्लस H2O। जो बच क्या गया? H2PO4 पे माइनस, जब यहाँ से एक H प्लस निकाल दिया तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बचे 3 में से, और ये आपका बचा K प्लस I माइनस। ये K प्लस और ये मिलके ये भी आपस में बॉन्ड बनाएंगे, भाई किसी को कोई मिल गया तो किसी को कोई तो चाहिए, तो ये KH2PO4 बन जाएगा, ठीक है। तो आप सॉल्ट लेके भी यूज कर सकते हैं। NCERT इंटेक्स में क्वेश्चन नंबर है 6.2। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा कि यहाँ पे H2SO4 नहीं यूज कर सकते हैं क्या? तो सवाल ये है नहीं यूज कर सकते हैं, तो वो पूछेगा क्यों नहीं यूज कर सकते। तो H2SO4 इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो Ki, जो ये Ki तुम्हें HI बनता हुआ दिख रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है कि H प्लस और I माइनस HI बन जाएंगे, ये HI को HI बनने नहीं देगा। मतलब कि वो H2SO4 फिर से इस HI से रिएक्शन कर लेगा। जैसे ही आप H2SO4 से H प्लस दिलाएंगे तो वो H2SO4 का H प्लस और Ki का I माइनस जब HI बनाएगा तो वो दूसरा कोई H2SO4 का मॉलिक्यूल इस HI को ऑक्सीडाइज कर देगा I2। यानी कि तुमको चाहिए होगा क्या? ठीक है, तुमको चाहिए होगा HI, लेकिन वो HI क्या हो चुका होगा? ऑक्सीडाइज हो चुका होगा किसमें? I2। तो इसलिए हम H2SO4 नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो H2SO4 HI को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो ये एक तो हो गया। इसके अलावा कुछ तरीके हैं कि आप अल्कोहल ले लीजिए, ठीक है। एक तो तरीका तुमको बताया कि आप HCl प्लस ZnCl2 डाल दीजिए, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है, 3 डिग्री के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, Cl लग जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप PCl5 डाल दीजिए, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसके अलावा एक चौथा मेथड है Cl डालने का, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। एडवांस वगैरह में इसकी मैकेनिज्म आती है SNI, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर वो चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे सब में क्या बनता है? RCl। लेकिन एक आध बार मेंस में भी, नीट में भी और बोर्ड में भी इनके साइड प्रोडक्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, क्योंकि इनमें सब में कॉमन क्या है कि क्लोरीन के सोर्स है, ये क्लोरीन OH को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका बन जाता है POCl3 साइड प्रोडक्ट प्लस आपका HCl, यहाँ पे आपका बन जाता है H3PO3, ठीक है। यहाँ पे 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल होते हैं, 3 RCl बनता है, ठीक है, और ये आपका H3PO3 बन जाता है, ठीक है। RCl इसमें सबसे बढ़िया मेथड है ठीक है। वो पूछेगा कि इन सब में सबसे प्रेफर्ड मेथड कौन सा है, सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, तो वो है थायोनिल क्लोराइड का।
क्यों? क्योंकि इसमें ये जो कंपाउंड मिलता है तुमको, ये मिलता है प्योर। SO2 गैस बना, HCl गैस बना, किसी बर्तन में तुमने अल्कोहल या SOCl2 पास किया, ठीक है, हीट किया, तो वो क्या होगा, SO2 गैस और HCl गैस उस बर्तन में से, उस कंटेनर में से निकल जाएगी, ठीक है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, वो जो आपका HCl बनेगा सिर्फ वही आपका प्योर कंपाउंड कंटेनर के बॉटम में मिलेगा, ठीक है। रेस्ट ऑल द बाय प्रोडक्ट्स आर द एस्केपेबल लिविंग गैसेस, तो वो आसानी से कंटेनर को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका Cl बनाने का तरीका है। PBr5 और PI5 उतने स्टेबल नहीं होते, उतने नहीं बनते हैं। अगर मुझे PCl3 की जगह पे क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन या आयोडीन लगाना हो तो मैं PBr3 या PI3 नहीं यूज करता हूं, क्योंकि वो भी उतना स्टेबल नहीं है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस अगर आपको ब्रोमीन डालना है तो ब्रोमीन डाल दीजिए, दोनों को मिक्स करिए, दोनों मिक्स होके इंस्टेंटली PBr3 बनाएंगे और उस केस में आपका OH हट के क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। बट PBr3 को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि अगर मुझे आयोडीन लगाना होगा तो रेड फॉस्फोरस प्लस I2 डाल दूंगा और सेम ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगेन SOBr2 और SOI2 उतने स्टेबल फॉर्म में नहीं बनते हैं कि वो रिएक्ट कर सकें, तो ये आपके मेथड हो गए एल्कोहल से बनने का, ठीक है। इसमें एक होमवर्क है आपका, क्या होमवर्क है कि क्या जैसे हम एल्कोहल का OH HCl डाल के हटा रहे थे, ठीक है, ऐसे ही क्या फिनॉल से भी OH हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, मतलब ये वाला हटेगा या नहीं होगा, ठीक है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये आपको पता करके लानी है, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, और होगी तो क्यों होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।